इतिहास गवाह है कि सिंहासन की लालच में बेटे ने बाप को नहीं छोड़ा, भाई ने भाई को मार दिया, मगर सत्ता की कुर्सी अपनी जगह पर बनी रही। उस पर बैठने वाले बदलते रहे और बैठकर ऐंठने वाले लोगों की नजर से उतरते रहे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आजादी के केवल 28 साल बाद सत्ता की लालच में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार फिर देशवासियों को गुलामी का स्वाद चखा दिया, और वो भी इस आश्वासन के साथ कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू है। इससे घबराने की कोई बात नहीं। आखिर वो कौन से हालात थे जिसके चलते इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही थी? हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहिए। बताते हैं उस काली रात की एक एक बात। इमरजेंसी के पहले का हाल। इमरजेंसी को लगाने के पीछे सरकार की नाकामियों के साथ साथ इंदिरा गांधी का असंवैधानिक तरीके से सांसद के पद पर चुनकर आना भी था। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद 1971 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने देश में जबरदस्त बहुमत हासिल किया। इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से पर्चा दाखिल किया और नतीजों के मुताबिक वो भारी बहुमत से चुनाव जीत भी गई। लेकिन उनकी ये जीत पर सवाल खड़े हुए। ये सवाल उठाए थे इलेक्शन में उनके अपोनेंट रहे राज नारायण ने, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। उन्होंने चुनावी नतीजों के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। इस मामले की सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाया, जिसके अनुसार इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से जुडिशरी से टकराव शुरू हो गया। यही टकराव आपातकाल का बेस भी बना था। 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इमरजेंसी के लिए बड़ा ग्राउंड रेडी किया। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बा राव की लीडरशिप वाली एक खंडपीठ ने 7 जजों में से एक के मुकाबले 6 जजों ने अपने फैसले में ये कहा कि संसद में तो 2/3 बहुमत के साथ किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है, न इन्हें सीमित किया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल। देश में लोकतंत्र लागू था, सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन सरकार का विरोध करने वालों को भी पर्याप्त स्वतंत्रता हासिल थी, जिससे वो सरकार की नीतियों और उसके काम करने के तौर तरीके पर सवाल उठाएं और सड़कों पर उतरकर उसका विरोध भी करें। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। उस समय भी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याएं थी, जिसके विरोध में 73 साल के एक बुजुर्ग ने सरकार के खिलाफ अलग जगाई थी। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की। दिल्ली का रामलीला मैदान ठीक उसी तरह राजनीति का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा, जिस तरह आपने साल 2014 में अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान देखा था। 25 जून 1975 की शाम दिल्ली के रामलीला मैदान से जब जयप्रकाश नारायण सरकार के खिलाफ गरजे तो उन्होंने सेना और पुलिस को भी संदेश दिया। असंवैधानिक और अनुचित आदेश को न माने। आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी अनैतिक और असंवैधानिक आदेश का पालन करना दंडनीय अपराध है। सेना का पहला कर्तव्य है कि हर हाल में संविधान की श्रेष्ठता को बनाए रखना। 25 जून का दिन वैसे भी गर्मी का चढ़ा हुआ पारा लेकर आया था, लेकिन शाम होते होते जेपी के इस वक्त मैंने इंदिरा गांधी की सत्ता को सीधी चुनौती दी है। इमरजेंसी की घोषणा। जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के साथ महंगाई के आंकड़े, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के चलते जनता का विरोध झेल रही सरकार को विपक्ष आड़े हाथों ले रहा था, और पूरे देश में सरकार के खिलाफ जो माहौल था उसे देखते हुए इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी। रायबरेली सीट से अपने चुनाव को रद्द होता देख इंदिरा गांधी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आर.के. धवन ने बताया कि बंगाल के तत्कालीन सीएम सिद्धार्थ शंकर रॉय ने जनवरी 1975 में इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दे दी थी। असंवैधानिक विशेषज्ञता के मामले में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले से बढ़कर बंगाल के सीएम MS राय को महत्व दिया। इमरजेंसी को लेकर SS राय ने भारत और अमेरिका के संविधान के कुछ विशेष हिस्सों को पढ़कर ये सलाह दी थी कि आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है।
ये घटना 25 जून 1975 की है, जब मैडम पीएम बंगाल के तत्कालीन सीएम सिद्धार्थ शंकर राय के साथ अपने घर एक सफदरगंज रोड पर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ निकली। शाम 8 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंची और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस कर रही है, इसलिए आपातकाल लगाना चाह रही है। 2 घंटे बाद आपके पास ड्राफ्ट पहुंच जाएगा और आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वापस पीएम हाउस आने के बाद बंगाल के सीएम ने इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन घर को सारी बात बताई। अपने टाइपिस्ट को बुलाया, इमरजेंसी के प्रपोजल को डिटेक्ट कराया, फिर सारे कागजात लेकर आर.के. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इंदिरा गांधी की अनुशंसा से इंडियन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 और 26 जून की मिडनाइट में ही देश का पहला आपातकाल लागू किया। इमरजेंसी के प्रस्ताव पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद एक सफदरजंग रोड के एटमॉस्फेयर का पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई था। इस समय पीएम हाउस इन पूरे हालात का सेंटर बन चुका था। इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह 5 बजे फोन करके बताया कि 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इमरजेंसी की घोषणा के लिए इंदिरा गांधी के भाषण को अंतिम रूप दिया जा रहा था। इस दौरान उस रूम में संजय गांधी भी भीतर बाहर हो रहे थे। उन्होंने 2 बार इंदिरा गांधी को 10 से 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर बुलाया। उस कमरे में आर.के. धवन, संजय गांधी, ओम मेहता मिलकर उन लोगों की लिस्ट बनाए जा रहे थे जिनको गिरफ्तार किया जाना था। उस पर इंदिरा गांधी की सहमति के लिए उनसे बात की जा रही थी। साथ ही इस बात की भी प्लानिंग हो रही थी कि अगले दिन किस तरह न्यूज़पेपर की बिजली काटी जाए, सेंसरशिप लागू की जाए और अदालतों को बंद रखा जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस सिद्धार्थ शंकर रॉय की सलाह पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया, उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि सरकार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने के साथ साथ प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप लगाने जा रही है और अदालत को बंद रखने का फैसला किया जा रहा है। राय रात के 3 बजे जब सफदरजंग रोड से बाहर निकले तो उस समय ओम मेहता से टकराए और उनके जरिए उन्हें ये जानकारी मिली। उन्होंने इस बात का विरोध भी किया और इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ये बेतुका फैसला है, इसे इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता। इस बारे में उन्होंने इंदिरा गांधी से बात करनी चाहिए। इंदिरा गांधी तब तक अपने कमरे में जा चुकी थी। उन्हें कमरे से बाहर आना पड़ा। उन्होंने राय को इंतजार करने के लिए कहा और फिर बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, बिजली रहेगी और अदालतें भी खुली रहेगी। इसके बाद एस.एस. राय आश्वस्त होकर अपने घर चले गए, लेकिन इस विरोध के चलते एस.एस. राय को इस पूरे खेल से बाहर कर दिया गया। साथ ही ओम मेहता ने जानकारी दी कि इंदिरा गांधी सेंसरशिप तो चाहती है, लेकिन अखबारों की बिजली काटने और अदालत में बंद करने का आइडिया संजय का है। इमरजेंसी के काल में ही संजय गांधी का अच्छा खासा वर्चस्व बन गया था। उनके साथ मेनका गांधी भी सहमत थी। इंदिरा गांधी की प्राइवेट सेक्रेटरी रहे आर.के. धवन का कहना था कि सोनिया और राजीव गांधी को भी इमरजेंसी को लेकर कोई पछतावा नहीं था। मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी तमाम बातें मालूम थी। वो हर कदम पर अपने पति संजय गांधी के साथ ही थी। बाद में एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने ये एक्सेप्ट किया कि भारत को उस वक्त एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इमरजेंसी के हालात पर किताब लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक एक जगह लिखती है कि इंदिरा गांधी बंगाल के सीएम से जो उम्मीद करती थी वो इमरजेंसी का प्रपोजल लेकर राष्ट्रपति के पास जाए। इस पर राय ने कहा कि वो बंगाल के सीएम है, न कि प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के साथ प्रेसिडेंट हाउस चल सकते हैं। यानी इमरजेंसी को लगाने की योजना तो काफी पहले से बन गई थी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने की घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इमरजेंसी के दौरान मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। उन्हें यह डायरेक्शन दिया गया कि आरएसएस के सदस्यों और अपोजिशन के गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली जाए। स्वर्गीय धवन का ये भी कहना था कि मैडम पीएम खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। जब जून 1975 में इंदिरा गांधी चुनाव रद्द हो गया तो उनका पहला रिएक्शन इस्तीफा देने का था और उन्होंने अपना त्यागपत्र भी टाइप करवा लिया था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए क्योंकि मंत्रिमंडल के कई सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने उन्हें यही कहा कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। 25 और 26 जून की रात जहां एक और पीएम हाउस में गहमा गहमी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट मशीनरी ने काम करना शुरू कर दिया था। विपक्ष के तत्कालीन नेता जेपी नारायण को रात में सोते से उठाया गया और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले जाया गया।
इसके साथ ही मोरारजी देसाई को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा चंद्रशेखर, एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं की सूची भी काफी लंबी थी। उस दौरान विपक्ष के लगभग सभी छोटे बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। जेल प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया गया कि वो अपने जेल में आने वाले कैदियों के लिए पर्याप्त जगह बनाकर रखें। ये तमाम गिरफ्तारियां मीसा कानून के तहत की गई थी। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर जब अखबार प्रिंट होने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी बिजली काट दी गई। अगले दिन केवल हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेटस मैन ही प्रिंट हो पाए थे। वो इसलिए क्योंकि उनका प्रिंटिंग प्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं था। इंदिरा गांधी द्वारा सुबह 6 बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक किसी सलाह मशवरे के लिए नहीं थी, बल्कि केवल ये जानकारी देने के लिए थी कि देश में आपातकाल लागू हो चुका है। इस बात का विरोध किसी ने नहीं किया। केवल उस समय के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर स्वर्ण सिंह ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें जो जवाब दिया उसके अंदाज ने ही उन्हें चुप करा दिया। केवल आधे घंटे चली कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी इमरजेंसी की काली रात की कहानी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।